नमस्कार, मी श्रीरंग खरे. NDTV मराठीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. सध्या महाराष्ट्रामध्ये आणि संपूर्ण देशामध्ये एक मुद्दा गाजतोय, तो म्हणजे मराठी भाषेच्या अस्मितेचा. आता विविध माणसं यामध्ये उतरायला लागलेली आहेत, आपली मतं व्यक्त करताना दिसत आहेत. प्रवीण तेवतिया हे मार्कोस कमांडो होते, यांनी देखील त्यांची बाजू या सगळ्या प्रकाराबद्दल मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मात्र त्यांनी आपली बाजू मांडत असताना नवीन वाद निर्माण केलेला आहे, त्या संदर्भात आपण बोलणार आहोत. प्रवीण तेवतिया यांनी म्हटलं आहे की मी यूपीचा आहे, मात्र मी महाराष्ट्रासाठी रक्त सांडलेलं आहे. आणि त्यांनी एक प्रकारे मुंबईवर जो दहशतवादी हल्ला झालेला होता, त्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये बलिदान किंवा शहीद जे पोलीस अधिकारी झालेले होते किंवा NSG कमांडो होते, त्यांनी आपल्या प्राणाची बाजी लावत मुंबईला वाचवण्याचं काम केलेलं होतं, त्यांच्या सगळ्या पराक्रमावरच एक प्रकारे शंका निर्माण करण्याचं काम केलेलं आहे. माझ्यासोबत NDTV नेटवर्कचे इनपुट एडिटर जितेंद्र दीक्षित आहेत. आपण त्यांच्यासोबत या संदर्भात बातचीत करणार आहोत. जितेंद्र दीक्षित हे गुन्हे विश्वातल्या पत्रकारिते संदर्भातलं एक मोठं नाव आहे. त्यांनी बरंच काम केलेलं आहे आणि गुन्हे विश्वामध्ये काही घडामोडी घडत असल्या तर पहिली बातमी मिळण्याचं काम हे जितेंद्र दीक्षित यांनी सातत्यानं केलेलं आहे. 26/11चा जो दहशतवादी हल्ला झालेला होता, तो संपूर्ण हल्ला कव्हर करणाऱ्या मोजक्या पत्रकारांमध्ये जितेंद्र दीक्षित यांचं नाव घेतलं जातं. सर, एक गोष्ट जाणून घ्यायची आहे की हा सगळा वाद निर्माण झाला, त्याच्यानंतर प्रवीण तेवतिया यांनी मत व्यक्त केलं. मुंबईमध्ये राहणारा एक माणूस म्हणून तुम्ही या सगळ्या गोष्टीकडे कसं बघता? धन्यवाद श्रीरंग. जैसा कि आपने बताया 26/11 का हमला भी मैंने कवर किया था और ये जो तेवतिया ने बयान दिया है ये बहुत दुखद है कि किस तरह से जो वो एक सुरक्षा एजेंसी से जुड़े हुए हैं, एक फोर्स के साथ में जुड़े हुए थे और उसके बाद वो इस तरह के भाषा विवाद में वो कूद पड़े हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए था. अब जो बात उन्होंने कही है जरा उस पर मैं बोलना चाहूँगा. उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के थे, तो मैं उनको काफ़ी कुछ याद दिलाना चाहता हूँ. जब 26/11 का हमला हुआ था तो सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कौन थे? ताज होटल पर मुंबई पुलिस के यहाँ की मिट्टी के, महाराष्ट्र की मिट्टी के मराठी लोग थे. जोन 1 के DCP थे विश्वास नागरे पाटिल. वो अपने साथ में कुछ कांस्टेबल्स को, अपने ऑपरेटर्स को लेकर घुसे और उनमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई आतंकियों की गोली लगने के बाद में. ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे. उसके बाद ये जो तेवतिया हैं ये मरीन कमांडो थे. मुंबई पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर थी. उसके कुछ घंटे बाद, हमले के शुरू होने के कुछ घंटे के बाद में वहां पर मरीन कमांडो भेजे गए. मैं वहां पर मौजूद था, मैंने देखा इन मरीन कमांडोज को वहां पर आते हुए. वो 4-5 घंटे वहां पर रहे. मरीन कमांडोज ने घेर के रखा उस जगह को. लेकिन उसके बाद NSG आई, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स आए. सुबह तक वो दिल्ली के पास मानेसर से पहुंच गए. मुंबई में ताज होटल, नरीमन हाउस, ओबराय, जहां पर भी ये आतंकियों ने कब्जा कर रखा था, लोगों को हॉस्टेज बना रखा था, उन ठिकानों पर ये गए थे. और फिर NSG के ऑपरेशन ने इनको फ्लश आउट किया था. जो आखिरी आतंकी मारा गया वो NSG ने मारा था. उस सुबह जब NSG आई तो ताज होटल को उन्होंने मार्कोस से, मरीन कमांडोज से टेक ओवर कर लिया था और फिर मरीन कमांडोज वहां से चले गए थे. NSG की अगर बात करें तो NSG में कई मराठी कमांडोज भी थे. मेरे कुछ परिचित भी हैं. और दूसरी बात ये कि अगर वो बात करते हैं कि मुंबई के लिए अपने खून बहाने का, तो फिर तुकाराम ओमले कौन थे? गिरगांव चौपाटी पर जिनको कसाब ने अपनी गोलियों से छलनी कर दिया, बॉडी उनकी पूरी गोलियों से छलनी हो गई, वो यहीं की मिट्टी के थे, मराठी आदमी थे. कसाब को पकड़ा बिल्कुल उन्हीं की वजह से. उनके साथ में एक संजय गोयलकर नाम के ऑफिसर थे, उनको कमर से गोली घिसके गई. और उस हालत में भी उन्होंने चिल्लाया कि अरे जो बाउधनकर नाम के दूसरे अधिकारी थे उनके साथ में वो कसाब को भी गोली मारने जा रहे थे. तब उन्होंने चिल्लाया कि अरे बावध्या, त्याला जिवंत पकडूया. तो एविडेंस आहे, त्याला जिवंत पकडूया. और फिर कसाब को सोच भी काफी बेहतर थी. उस हालत में भी खून बह रहा था, कमर में से गोली लगकर गई थी. उसके बावजूद उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और कसाब को जिंदा पकड़वाया. तभी हमें पता चला कि किस तरह की भूमिका पाकिस्तान की थी और किस तरह से वहां से ट्रेनिंग लेकर ये तमाम लोग यहां पर पहुंचे थे. तो संजय गोयलकर कौन है? वो भी यहीं के मराठी आदमी है ना. आज के जो NIA चीफ है सदानंद दाते, वो कौन है? वो भी मराठी आदमी. उनके साथ क्या हुआ था? कामा अस्पताल में जब उनको जानकारी मिली तो वो अपने कुछ लोगों के साथ में लेकर कामा अस्पताल में गए थे. वहां पर आतंकियों से उनका सामना हुआ था. आतंकियों ने हथगोला फेंका था उनके ऊपर, उससे लहूलुहान हो गए थे. उनके साथ के अधिकारी मारे गए थे. और हम लोग भूल नहीं सकते अशोक कामटे, करकरे हो
या फिर साळस्कर हो, ये सारी टीम को हम लोग भूल नहीं सकते। बिल्कुल, वो कैसे? वो वहां पे थे। बिल्कुल, वो उसी गली में जब ये अटैक हुआ तो शुरुआत के चंद घंटों में ही हमने देखा कि ये निकल पड़े थे, सब कोई अपने अपने घर पर था, सब अपने घरों से निकले थे, और जब ड्यूटी का कॉल आया तो सब तैयार होकर भिड़ने के लिए निकल पड़े। उसी कामा हॉस्पिटल लेन में एटीएस चीफ हेमंत करकरे, एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे और इंस्पेक्टर विजय सालस्कर, ये वहीं पर शहीद हुए थे आतंकियों से लड़ते हुए। अरुण चित्ते मेट्रो जंक्शन के पास में जब ये कॉलेज गाड़ी लेकर निकले इनको मार के, तो वहां पर भीड़ पर उसने फायरिंग कर दी थी, उसमें अरुण चित्ते नाम के पुलिस कर्मी मारे गए, वो शहीद हुए। तो ये लोग कौन थे? सारे मराठी। ये कौन थे? महाराष्ट्र के ही थे ना, मराठी थे ना। तो फिर क्या बोल रहे तेवतिया? उस हमले में मारे जाने वाले ज्यादातर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, 95% वो मराठी ही थे, जिन्होंने चाहे वो घायल हुए हों चाहे वो शहीद हुए हों। तो मेरा मानना है कि इस तरह की कोई तुलना करना कि ज्यादातर लोग यूपी के थे या बिहार के थे, महाराष्ट्र के कम थे, ये बहुत गलत है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। हमारे मन में आर्म्ड फोर्सेस के प्रति बहुत सम्मान है, नेवी के प्रति, मरीन कमांडोज नेवी का हिस्सा है, नेवी के प्रति बहुत सम्मान है, और वो इस तरह के आर्म्ड फोर्सेस से आकर अगर ऐसी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और एक चीज जो सबसे अहम है, सगळ्या प्रेक्षकांना देखील ही गोष्ट आवर्जून सांगावीशी वाटते की जो दहशतवादी हल्ला झालेला होता तो दक्षिण मुंबईमध्ये झालेला होता। कदाचित ते लोण इतर जागांमध्ये देखील पसरू शकलं असतं, दहशतवादी इतरही ठिकाणी जाऊ शकले असते, मात्र पोलिसांनी या सगळ्या दहशतवाद्यांना एकतर त्यांचा खात्मा केला किंवा एका ठिकाणी त्यांना धरून ठेवलेलं होतं। म्हणजे जसं ताजचं उदाहरण देता येईल, ताज में सारे दहशतवादी घुसे हुए थे, उनको वहीं पे होलअप किया गया और वहीं पे उनका खात्मा किया गया। तो अगर मुंबई पुलिस ने उस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं किया होता टाइम पर तो क्या होता? बिल्कुल, सबसे जो शुरुआत में उनको होलअप किया गया, उनको निकलने नहीं दिया गया। ताज के अंदर ही विश्वास नागरे पाटिल पहले पहुंचे अपने चंद मुट्ठी भर पुलिस कर्मियों के साथ में, उनमें से कुछ मारे गए। उसके बाद जब तक कि सुबह एनएसजी नहीं आई तब तक उनको होलअप करके रखा गया। वो मुंबई पुलिस ने अलग अलग लोकेशंस पे, नरीमन हाउस में भी एनएसजी के आने तक मुंबई पुलिस ने घेर के रखा था, ओबराय में भी मुंबई पुलिस ने घेर के रखा था। तो मुंबई पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर थी, और सबसे ज्यादा कैजुअल्टीज इस पूरे हमले में मुंबई पुलिस के जवानों की हुई, और वो सभी जवान यहाँ की मिट्टी के थे, महाराष्ट्र की मिट्टी के थे, मराठी थे। ही सगळी गोष्ट यासाठी सांगावी लागते कारण प्रवीण तेवतिया यांनी जे विधान केलेलं आहे ते थोडंसं इनसेन्सिटिव्ह आहे। जसं जितेंद्र दीक्षित सरांनी सांगितलं की कुठल्याही सुरक्षा दलाच्या जवानाबद्दल किंवा सुरक्षा दलांबद्दल आपल्या सगळ्यांच्या मनात रिस्पेक्ट आहे, सन्मान आहे, मात्र त्याचा गैरफायदा त्यांनी घेऊ नये आणि त्याचा दुसरा अर्थ काढून काहीतरी राजकारणामध्ये उडी मारण्याचा किंवा आपली पोळी भरण्याचा प्रयत्न त्यांनी बिलकुल करू नये, असं आम्हाला मनापासून सांगा असं वाटतं। हा वाद निराकरण पेटवला जातोय आणि जे आम्ही वारंवार सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की सुरक्षा दलांच्या बद्दल आम्हाला सन्मान आहे, मात्र या सगळ्या प्रकरणाचं राजकारण त्यांनी अजिबात करू नये। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि ये सारा जो मुद्दा अब भड़काया जा रहा है, कोण बरोबर कोण चुकीचं हे प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीनं त्याचा रंग देण्याचा प्रयत्न करतोय, मात्र बाहेरच्या राज्यातनं भूमिका मांडण्याचा जेव्हा प्रयत्न केला जातो किंवा इतर जेव्हा लोक या सगळ्या वादाकडे बोलण्याचा प्रयत्न केला जातो तेव्हा तुमचं वैयक्तिक मत काय आहे? हे सगळं राजकारणासाठी चाललेलं आहे का? हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे। आणि ही जी भूमिका मांडली याच्या पलीकडे जाऊन आपण थोडंसं हे बोलूया। देखो, नो डाउट ये सब कुछ तो राजनीति के लिए हो रहा है। दो पार्टियां जिनमें एक की हालत ज़्यादा खराब है, एक की हालत थोड़ी सी उससे कम खराब है, वो अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए इस तरह का मुद्दा उठाया है। खैर, ये दूसरा विषय है। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसकी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन मैं मुंबई में ही पैदा हुआ, मुंबई में पला बढ़ा। मेरे परदादा सबसे पहले, स्वतंत्रता से पहले से वो मुंबई में आ गए थे, यहीं पर बस गए, और मैं इस मिट्टी को अपनी मिट्टी मानता हूँ।
और मेरा ऐसा मानना है कि मुंबई में रहने वाले हर शख्स को मराठी सीखनी चाहिए। मैं अभी अपनी बात करूं आपसे, मैं ये कन्वर्सेशन मराठी में भी कर सकता था, लेकिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि चूंकि मेरी सोचने की लैंग्वेज हिंदी है, मैं उसमें ज्यादा फ्लुएंट होकर अपनी भाषा अभिव्यक्त कर सकता हूं, इसलिए मैंने हिंदी में बात कही, नहीं तो मैं मराठी में भी कर लेता, लेकिन तब वो भाव मेरे नहीं आ पाते शायद। लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि मुंबई में रहने वाले हर शख्स को मराठी भाषा सीखनी चाहिए। और मराठी, मेरी जहां तक बात है, 10वीं क्लास तक मैंने मराठी एज ए थर्ड लैंग्वेज सीखी है। मैं मराठी लिख सकता हूं, मराठी पढ़ सकता हूं। मैं जो किताबें लिखता हूं, मैं इंश्योर करता हूं कि उनका मराठी संस्करण भी आए, मराठी भाषिकों तक भी मेरी किताब पहुंचे। तो अगर कोई आपसे यह कहता है किसी अमराठी से या गैर मराठी से मराठी बोलने के लिए, तो आप प्रेम से उसको यह बोल सकते हो कि भाई मुझे मराठी आती नहीं है, मैं मराठी सीखूंगा, या मैं सीख रहा हूं, या मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर आप एरोगेंटली बोलेंगे नहीं बोलना है मराठी, नहीं सीखूंगा मराठी, तो मुझे लगता है ये भी बिल्कुल गलत है, ये अपमानजनक है। आप महाराष्ट्र की मिट्टी में रहकर इस तरह से किसी भाषा को लेकर नहीं बोल सकते। बरं, धन्यवाद. दोन गोष्टी यातनं सिद्ध होतात की वाद आहे, निर्विवादपणे हा वाद आहे ज्याचं राजकारण केलं जात आहे. मात्र या मुंबईमध्ये अशी अनेक माणसं आहेत जी पिढ्यानपिढ्या महाराष्ट्रात राहत आहेत, ती इतर राज्यातनं आलेली आहेत किंवा इतर भाषांची माणसं आहेत, मात्र त्यांनी या मराठी मातीला आपलं मानलेलं आहे. ते मराठी बोलतात, मराठीवर प्रेम करतात, मराठी माणसांवर प्रेम करतात. मात्र त्यांना अशा पद्धतीनं सरसकट सगळ्यांना जी वागणूक दिली जाते ती वागणूक देणं अत्यंत चुकीचं आहे. पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा, जे राजकारण केलं जातं त्या राजकारणामध्ये आर्म फोर्सेस किंवा सुरक्षा दल किंवा तपास यंत्रणा या कुठल्याही यंत्रणांमधल्या निवृत्त जवानांनी किंवा अधिकाऱ्यांनी वाद अधिक भडकेल अशी कोणतीही विधानं करणं हे चूक आहे. आम्हाला आदर आहे या देशाच्या सीमांचं रक्षण करणाऱ्या, या राज्याचं किंवा या भारताचं रक्षण करणाऱ्या सगळ्या यंत्रणांचं आम्हाला कौतुक आहे, आम्हाला त्यांच्याबद्दल आदर आहे. मात्र अशा पद्धतीनं कोणतेही वाद किंवा विधानं करून तेढ निर्माण होईल असं जाणीवपूर्वक करणं हे अत्यंत चुकीचं आहे. तिसरा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा, मराठी बोलता येणार नाही, आम्ही मराठी बोलणार नाही, अशा उद्दाम पद्धतीनं वागणं हे देखील चूकच आहे. आणि जर त्याला जाब विचारला तर त्यात कोणतीही चुकीची बाब नाही. मात्र कायदा कोणी हातात घेऊ नये एवढीच प्रामाणिक इच्छा आहे. या कार्यक्रमात इथेच थांबूया. तुम्ही पाहत राहा NDTV मराठी.